नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आज ही जापान की अपनी 8वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचेंगे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी का वेलकम करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अगले हफ्ते चीन में 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स के एक मंच पर जुटेंगे। जिनपिंग, मोदी और पुतिन की मौजूदगी में ग्लोबल साउथ अपना पावर शो दिखाएगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा। नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद पहली बार चीन के दौरे पर पहुंचेंगे और इस बार एससीओ समिट में शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन के साथ मिलकर एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की शुरुआत करेंगे। लेकिन एससीओ समिट से पहले ही अमेरिका के सुर बदल गए हैं। अमेरिका भारत को थोड़ा धमका रहा है और थोड़ा पुचकार भी रहा है। वॉशिंगटन में इस वक्त क्या हलचल है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, बीजिंग में किस तरह की तैयारी चल रही है और भारत में नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन इस वक्त वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक कैसे अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और क्यों गड़ाए बैठे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सच में 3 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको इसका जवाब देते हैं। मोदीज वॉर, मोदीज वॉर। विदेशी अखबारों के पन्ने पर मोदीज वॉर, देसी अखबारों के पन्ने पर मोदीज वॉर, पाकिस्तानी अखबारों के पन्ने पर मोदीज वॉर। जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ मोदीज वॉर, मोदीज वॉर, मोदीज वॉर। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, मोदी एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी की एक लड़ाई ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ है, मोदी की दूसरी लड़ाई मुनीर के खिलाफ है, मोदी की तीसरी लड़ाई राहुल के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी 3 फ्रंट से दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। मोदी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए तो अब दुश्मन देश के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी झुकने वाले नहीं हैं, मोदी डरने वाले नहीं हैं और ना ही मोदी अब रुकने वाले हैं। आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है। अगर कोई वाहिद मुल्क निकला है ना, तो वो वाहिद मुल्क अगर तगड़ा होके अपने आप को आगे लेके आया तो वो इंडिया है। दुनिया में अगर वो किसी जगह पे खड़े हैं तो दुनिया में उनका डंका बजता नजर आ रहा है। मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ा। इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी की लीडरशिप में भारत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। क्या इसीलिए ट्रंप की नजरों में भारत चुभ रहा है? पाकिस्तानी कह रहे हैं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्या इसीलिए राहुल को, मुनीर को अच्छा नहीं लग रहा है? तो चलिए एक एक करके मोदी के इस 3 फ्रंट वाले वॉर के सारे विलन्स की पोल खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की। भारत के खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, लेकिन टैरिफ वाली ये वॉर अब काफी पर्सनल होती जा रही है। कुछ घंटों पहले जिस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टेरिफिक मैन यानी बहुत बढ़िया इंसान बताया था, अब उसी ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को मोदीज वॉर बताकर भारत के खिलाफ टारगेटेड अटैक करना शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में पीटर नवारो ने यह बेतुका बयान दिया है कि रूस यूक्रेन का युद्ध ये मोदी का युद्ध है, क्योंकि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। नवारो ने दावा किया है कि रूस द्वारा भारत को कम दाम पर कच्चा तेल भेजा जा रहा है, जिससे रूस की युद्ध मशीन को चलाने में मदद मिल रही है। साथ ही युद्ध के चलते अमेरिका को हथियारों और फंडिंग के जरिए यूक्रेन की मदद करनी पड़ रही है।
India bought virtually no Russian oil. Let me say it again. Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, India bought virtually no Russian oil. I mean, it was like 1% of their needs. So the argument somehow now, as the percentage has gone up to like 30 and 35%, they have higher tariffs. There are Maharaja tariffs, higher non-tariff barriers. We run a massive trade deficit with them, so that hurts American workers, hurts American businesses. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. ट्रंप का राइट हैंड पीटर नवारो रूस से भारत की तेल की खरीद पर जो क्लेम कर रहा है, वो क्लेम ही सरासर झूठ है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं है। हकीकत यह है कि रूस के साथ तेल के व्यापार करने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। चीन और यूरोपियन यूनियन इस मामले में भारत से आगे हैं, जबकि चौथे नंबर पर तुर्की और जर्मनी है। 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक चीन ने रूस से 2,68,044 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस का आयात किया। वहीं इस दौरान यूरोपियन यूनियन ने 2,12,942 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से आयात किया। बात अगर भारत की करें तो इस पीरियड में भारत ने रूस से 1,48,381 मिलियन यूरो का तेल और कोल आयात किया है। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि भारत से अमेरिका की यह तनातनी रूस से खरीदे गए तेल को लेकर है ही नहीं, मामला कुछ और ही है। ट्रंप को लगा था कि वो भारत को झुका देगा, प्रेशर में ला देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रेशर लेते नहीं हैं, सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। मोदी ऐसा कैसे करते हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है। मैं ये नहीं सोचता हूँ मेरा क्या नुकसान होगा। अगर मेरे देश के लिए सही है, मेरे देश के लोगों के लिए सही है, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। और दूसरा, मैं ओनरशिप लेता हूँ। मानो कभी कुछ ऐसा भी हो जाए गलत, तो किसी के सर पे डाल नहीं देता। मैं खुद जिम्मा लेता हूँ कि यस, मैं खुद खड़ा रहता हूँ। और जब आप ओनरशिप लेते हैं ना, तो आपके साथी भी आपके प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये आदमी हमें नहीं डुबो देगा, हमें मरवा नहीं देगा, ये खुद खड़ा रहेगा हमारे साथ, क्योंकि ईमानदारी से निर्णय कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है। निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूं, मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को मोदीज वार कहकर प्रचारित कर रहा है, इस दुष्प्रचार के पीछे उसका असली एजेंडा क्या है? इसका एक आइडिया आपको ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के दूसरे विवादित बयान से लग जाएगा। पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा है, मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि भारतीय इसे यानी टैरिफ को लेकर बहुत अहंकारी हैं। वो कहते हैं कि हमारे टैरिफ ज्यादा नहीं है, ये हमारी संप्रभुता का मामला है और हम जिससे चाहें उससे कच्चा तेल खरीद सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत को उसी तरह से व्यवहार भी करना चाहिए, लोकतांत्रिक देशों का साथ देना चाहिए। सोचिए, लोकतंत्र पर भारत को ज्ञान देने वाला ये वही अमेरिका है जो टेरर स्टेट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाता है। मुनीर और लादेन को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के साथ डील करता है और भारत को लोकतंत्र पर लेक्चर देता है।
ये वही अमेरिका है जो एक तरफ मुनीर को अमेरिका बुलाता है, मुनीर अमेरिका में खड़े होकर आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की बात करता है, ट्रंप कुछ नहीं कहते हैं। और आज जब अमेरिका के एक स्कूल में हमलावर बच्चों का खून बहाता है तो वो भी मुनीर की ही न्यूक इंडिया यानी भारत पर एटम बम गिराव वाली धमकी अपनी बंदूक पर चिपकाता है। ट्रंप फिर भी चुप रहते हैं। दरअसल यह कुछ और नहीं, ट्रंप की खुन्नस है। ट्रंप आज तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं कि मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट उन्हें क्यों नहीं दिया, मोदी ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट क्यों नहीं किया। ट्रंप को खुन्नस इस बात से भी है कि मोदी ने उनके व्हाइट हाउस आने का इन्विटेशन ठुकराया। और ट्रंप को खुन्नस इस बात से भी है, जैसा कि एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि मोदी ने 1 या 2 बार नहीं 4 बार ट्रंप का फोन नहीं उठाया। ट्रंप ने इसीलिए टैरिफ वाला कार्ड खेला, लेकिन दोनों ही मौकों पर मोदी ने ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जर्मन न्यूज़पेपर की खबर है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले पीएम मोदी उनको वहां अमेरिका की दावत का भी इनकार कर चुके हैं। को लग रहा है कि भारत जो है वो इस रीजन में एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आया है, जो कि इस वक्त अमेरिका जैसी कंट्री को चैलेंज कर रहा है। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया, और फिर उसके बाद अगर वो फोन करते हैं तो बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो डीट वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा। नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार ट्रंप साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की, कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाएंगे हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रंप साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे। ठीक है, ट्रंप ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। मेरी बात सुनो, ट्रंप जितना मर्जी सोच रहे हैं, ट्रंप ने 50 लगा दिया, ट्रंप 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए, उसने जो करना है वो करेगा। वो खुद को ना मोदी के जरिए पॉपुलर करा है। पहले वो एक लीडर के तौर पर जाना चाहता था, ठीक है, अमेरिका का जो लीडर है वो ट्रंप है, लेकिन अब वो जिस दुश्मनी की वॉर पे आ गया, ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट करा मोदी का नेम लेके। अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर है, जहां ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। इसकी सबसे अहम चीज़ ये भी क्योंकि वो 140 करोड़ वहाँ की आबादी है। तो नरेंद्र मोदी जिस दूसरे फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं उसे राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। राहुल बिहार में चुनावी रोड शो में बिजी हैं, लेकिन उनका फोकस 24 घंटे एक ही चीज में लगा हुआ है, और वो ये कि कब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर वाला राग अलापना शुरू करें और राहुल उस बयान की आड़ में मोदी का नाम लेकर तू तड़ाक करने लगे। राहुल गांधी कहने को बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल की इस यात्रा में देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक और गाली की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया
और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। मोदी के सामने एक तीसरा फ्रंट भी है और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। मुनीर एटम बम से हमले की धमकी दे चुका है। मुनीर के पालतू आतंकवादी हर दिन पाकिस्तान में तंबू गाड़कर भारत पर हमले की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। आज ही गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे जिन्हें मार गिराया गया है। नरेंद्र मोदी ने अब इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने का तरीका ढूंढ लिया है। फ्यूचर वॉरफेयर पर एक तरफ जहां मंथन हो रहा है, वहां दूसरी तरफ तैयारी भी हो रही है। और इस तैयारी का एक ट्रेलर आज इंडियन आर्मी ने रिलीज कर दिया है। नई टेक्नोलॉजी वाले रियल टाइम बैटल का लाइव डेमो देकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हिंट दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और भारत के संभावित हमले का डर पूरे पाकिस्तान में अभी से फैलने लगा है। इंडिया क्या पाकिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है? तो जो इक़दामात नजर आ रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त का एंड या सितंबर का शुरू एक इंडियन नई एग्रेशन दुनिया देखेगी। कहा जा रहा है कि सितंबर और अगस्त के अंदर या अगस्त के एंड या सितंबर के शुरू में पाकिस्तान पर एक नए हमले की तैयारी की जा रही है। यह नया हमला कहां होगा? शुरू लाइन ऑफ कंट्रोल से होगा और इसका मरकजी इस दफा हमले का निशाना इंडियन एग्रेशन का कराची बनेगा। अब इसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा, यह बात तो अपनी जगह अहम है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि इस हमले के हवाले से तैयारियां कई तरह से नजर आ रही हैं। और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सरहद के करीब नई जंगी मशकें की जा रही हैं और इन जंगी मशकों का बहरहाल अगर पाकिस्तान की सरहद पर की जा रही हैं और वो पाकिस्तान इंडिया जिनकी तारीख के अंदर जंगों के अलावा कुछ है नहीं, इन मशकों का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी दुश्मन को अपने उन इरादों के बारे में बताना होता है जिनकी नीयत हमेशा खराब होती है। इंडिया सितंबर के अंदर क्यों हमला करेगा? क्या इंडिया को पिछला हमला ऑपरेशन सिंदूर का नहीं भूला? तो उसमें कई सवाल जो है उनके जवाब मौजूद हैं। तो लगता यह है कि ये धौंस है या धमकी है या फिर आने वाले एक बड़े हमले का, इंडियन हमले का पेशखेमा हो सकती है। बहरहाल सितंबर बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के एक और हमले का, और इस हमले का मकसद अब की बार लग रहा है कि पाकिस्तान के सनती और माशी हब कराची को जो है वो हिट किया जाए। 2 नए बैरी बेड़े भी इंडियन नेवी के पास पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी अब फुल अटैकिंग मोड में आ गए हैं। ट्रंप, राहुल, मुनीर इन तीनों के खिलाफ अपना अगला प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। इस प्लान का पहला डेस्टिनेशन जापान होगा। मोदी के जापान पहुंचने से पहले ही ट्रंप को झटका लग गया है। जापान के ट्रेड नेगोशिएटर ने अपनी अमेरिकी विजिट कैंसिल कर दी है। यह सब मोदी का ही इफेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य है, होना चाहिए, देशों के संबंध भी रहते इसके कारण, लेकिन दबाव में नहीं होना चाहिए। दबाव में दोस्ती नहीं होती, तो मुक्त रूप से हो, परस्पर इच्छा से हो, दबाव में नहीं होना चाहिए। इस दबाव में हमको आना नहीं चाहिए, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म उद्देश्य तो यही रहेगा कि बिना दबाव के हम ये सब कर सके। तो गवर्नमेंट को हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि अब ट्रम्प साहब ने ये कह दिया आप ऐसा करो, ये हम नहीं करते। उनको संभालना है, क्या करना वो तय करेंगे। जैसा वो करेंगे, ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि एक विश्वास रखकर सरकार के नाते जो तय होता है
उसके हम समर्थन में रहे। मोदी के जापान पहुंचने से पहले ही गेम शुरू हो गया है। जापान के बाद मोदी चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे, जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करेंगे और फिर वहां से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा। हिंदुस्तान अपने हर दुश्मन से चुन चुन कर हिसाब बराबर करेगा। सऊदी अरब में तूफानी बारिश हो रही है। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वालों की कारें तिनके की तरह सड़क पर बह रही हैं। अमेरिका और जर्मनी में भी फ्लैश फ्लड और तूफानी बारिश से तबाही थम नहीं रही। चीन में मूसलाधार बारिश का थर्ड राउंड शुरू हो चुका है। बीजिंग फिर बाढ़ की चपेट में है। रूस के सखालिन प्रांत में नदियां उफान पर हैं। कई बस्तियां बाढ़ में डूब गई हैं। पाकिस्तान का हाल सबसे बुरा है, जहां करीब 1000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। भारत में पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। यही आज विश्व का सबसे बड़ा संकट है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। मौसम का ऐसा हमला हुआ है जो कल्पना से परे है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में कारें बह रही हैं। सऊदी अरब के महाएल असीर शहर में सैलाब आ गया है। बड़े बड़े चमचमाते विला के बीच जो सड़कें हैं, वहां लाखों करोड़ों में खरीदी गई कारें बह रही हैं। दरअसल सऊदी अरब के महायेल शहर में अचानक इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ड्रेनेज सिस्टम उसे संभाल नहीं पाया और बाढ़ का पानी सड़कों पर दरिया बनकर बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि दीवारें भी रेत की तरह ढह गईं। सऊदी अरब के महायेल शहर में जैसी कोठियां और विला हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कुदरत की मार जब पड़ी तो सब धरा का धरा रह गया। फ्लैश फ्लड ने सऊदी अरब के इस शहर में जैसी तबाही मचाई, वो बहुत खौफनाक है। मौसम विभाग ने सऊदी अरब के 10 प्रांतों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मक्का और मदीना में भी फ्लैश फ्लड का खतरा है। रूस के कई प्रांतों में अगस्त का आखिरी हफ्ता बहुत डरावना बीत रहा है। कई नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें रूस के सखालिन की हैं, जहां फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया है। किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक घर का सामान बाढ़ के पानी में तैर रहा है। कजाकिस्तान से बहने वाली कजाक्का नदी कई दिनों से रूस के सखालिन में कहर बरपा रही है। कजाकिस्तान से रूस तक मूसलाधार बारिश के बाद नदी तटबंधों को तोड़कर शहर में घुस आई है। बड़ी बड़ी बसें बाढ़ में फंस गई हैं। हजारों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए रूस ने इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है। थाईलैंड में तूफान काजीकी ने देश के उत्तरी शहर चियांग माई में जमकर तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। शहर का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। शहरों पर कई फुट तक पानी भर गया। थाईलैंड में मूसलाधार बारिश का ये दौर अभी और तबाही ला सकता है। लोगों को निचले इलाकों में जाने से रोकने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं। ऐसा लगता है जल प्रलय आ गया है। जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, गांव जलमग्न हैं। इस बार पाकिस्तान के वो इलाके भी बाढ़ में डूब गए हैं जो पहले कभी नहीं डूबे।
पहली दफ़ा ही सर पानी आया है ना इधर, पहले कभी नहीं आया। तो पानी उतरेगा इंशाल्लाह आएंगे फिर अपने गांव में। पाकिस्तानी पंजाब में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में अकेले पाकिस्तानी पंजाब में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में 26 जून के बाद बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में तबाही सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में बाढ़ आने से हुई है। इन नदियों ने अपना दायरा तोड़ दिया है और सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। भारत ने मूसलाधार बारिश के बाद रावी नदी पर बने थीन और माधोपुर बांध के भी गेट खोल दिए हैं। चिनाब नदी के किनारे बसे पाकिस्तान के सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट और झंग जिलों में 340 गांव डूब गए हैं। सतलुज नदी के किनारे बसे पाकिस्तान के कसूर, ओकारा, पाकपटन, मुल्तान, वहारी और बहावल नगर में करीब 335 गांव डूब गए हैं। पाकिस्तानी पंजाब में बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान के नारोवाल, शकरगढ़ और सियालकोट की कोई ऐसी मेन रोड नहीं बची जिसमें बाढ़ का पानी न भरा हो। लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और बोट्स का सहारा लिया जा रहा है। और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इधर से तकरीबन 5 से 6 गांव हैं जिनसे हमने सैकड़ों की तादाद में लोग निकाले हैं और अभी मज़ीद ऑपरेशन जारी है और मज़ीद लोग निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 15 दिन तक पाकिस्तान को जल प्रलय का सामना करना पड़ेगा। इससे खेती को बहुत नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। पहले से कंगाली झेल रहे पाकिस्तान के लिए बाढ़ किसी आपदा से कम नहीं है। पाकिस्तान से सटे पंजाब बॉर्डर में सड़कों पर भारतीय सेना के टैंकों को देखकर सब हैरान हैं। दरअसल यहां रावी नदी का एक तटबंध टूटने से बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सेना टैंकों में लादकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। बीएसएफ की जो चौकी है, जो पोस्ट है, वो भी इस समय पानी के अंदर डूबी हुई है। वो सामने आपको नजर आ रही है। उसके नीचे आपको छोटी पोस्ट भी नजर आएगी जो बिल्कुल नीचे की तरफ है। और ये जो बीएसएफ है उसकी पोस्ट यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से पानी के अंदर है। और सामने जो एक पूरा कट आपको नजर आएगा, दरअसल वहीं से जो रावी नदी का बांध टूटा है, इसको कच्चा बांध जो मिट्टी से बनाया जाता है, दूसरी बांध इसको बोलते हैं, यहीं पर ये कट लगता है। और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है, जो करतारपुर कॉरिडोर है, उसके आगे डेरा बाबा नानक है, ये तमाम जो एरिया है ये रावी नदी के पानी के चपेट में आ जाते हैं। पंजाब के 8 जिले पठानकोट, जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, सतलुज और ब्यास नदी में बाढ़ आने से करीब 200 गांवों में जनजीवन पर असर पड़ा है। राहत और बचाव के काम में इंडियन आर्मी ने एम्फीबियंस टैंकों का सहारा लिया है, जो सड़क के साथ साथ पानी में भी चल सकते हैं। गांव में फंसे लोगों को इन टैंकों की मदद से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें अजनाला की हैं, जहां एम्फीबियस टैंक को उन गांवों में भेजा गया है जहां बाढ़ का पानी काफी ऊपर तक आ गया है। रावी नदी में बाढ़ आने से करतारपुर कॉरिडोर भी डूब गया है। जीरो लाइन पर रावी नदी की लहरों पर कब्जा हो चुका है। बीएसएफ की कई चौकियां भी डूब गई हैं। बाढ़ के पानी की मार करतारपुर कॉरिडोर में भी दिख रही है। इस वक्त हम करतारपुर कॉरिडोर साहिब में मौजूद हैं और यहीं से करतारपुर गुरुद्वारा जो है महज कुछ ही किलोमीटर दूर है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरअसल इमिग्रेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है और यहीं से इमिग्रेशन के बाद जो इंडियन जो लोग हैं वो श्री करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए आगे जाते हैं। और सामने ये आगे इसके अगर हम आगे जाएंगे तो सामने अब पूरा रावी नदी है ये, और रावी नदी में इस समय फेंसिंग पूरी तरह से डूबी हुई है। और सामने ये जो आपको व्हाइट कलर का एक बिल्डिंग दिख रही है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दरअसल ये जीरो लाइन है और इसके आगे पाकिस्तान का जो हद जो है वो शुरू हो जाती है।
पंजाब में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सेना ने पंजाब के गुरदासपुर में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। कुछ लोग नदी के कटान वाले इलाके में फंस गए थे। आसपास का इलाका डूब चुका था। केवल एक टीला पानी के ऊपर था। लोगों की जान अटकी हुई थी कि कहीं कटान में टीला भी नदी में ना समा जाए। चीता हेलीकॉप्टर से सेना के जवान पहुंचे और वहां फंसे लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जिनमें पूरी बस्ती तबाह दिख रही है। बाढ़ के साथ आए बड़े बड़े बोल्डर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ये जम्मू का पीरखो गांव है, जहां 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहां लैंडस्लाइड के बाद पानी की 7 से 8 फीट ऊंची लहर आई थी, जिनके निशान अब भी इमारतों में देखे जा सकते हैं। इसकी चपेट में आकर कई मकान, कार, दुकान सब मलबे में दब गए। सड़क और मकानों पर इतना मलबा गिरा जिससे उनकी पहचान तक कर पाना मुश्किल है। बाढ़ और बारिश से कितनी तबाही हुई है उसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि मैं इस वक्त एक गाड़ी पर खड़ा हूँ और ये गाड़ी जो है पूरी तरह से मलबे के नीचे में दब गई है। किसी गाड़ी का छत दिख रहा है तो कोई गाड़ी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। आप ये तस्वीर देखिए, ये दूसरी, यहाँ पर एक छोटा हाथी है। आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से मलबे में दब चुका है। बस इसकी जो स्टीयरिंग है वो नज़र आ रही है और इसका फ्रंट शीशा मिरर नज़र आ रहा है। सामने नज़र दौड़ाएंगे तो एक और हाथी जो है वो वहाँ पर आपको मलबे में नज़र आएगा। मेरे दाएं साइड में नज़र दौड़ाएं तो इन गाड़ियों को गिनना मुश्किल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 के बाद आप गिनना जो है वो भूल जाएंगे। इतनी गाड़ियां यहाँ पर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के शीशे जो है वो किस तरह से मलबे में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ये तस्वीर है। मलबा आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर्स देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन जब बाढ़ आई तो बाढ़ जो है वो यहाँ से आई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें भद्रवाह की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में कई गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास रहने के लिए ना छत है और ना ही कोई सामान बचा है। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू के पीरखो में भी हुआ, जहां बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। मंजर कैसा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी कितना पानी है। हालांकि 3 दिन का समय बीत चुका है जब जम्मू में ये बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन अभी भी पानी काफ़ी अंदर है। तो इस मेरे सामने आप ये दीवार देख सकते हैं और इस दीवार पे लगे ये निशान जो है अपने आप में ये बयान करता है कि कितना पानी यहाँ पर आया हुआ था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे दाएं साइड में नज़र दौड़ाएंगे तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे चलना मुश्किल हो रहा है। ये घर का पूरा सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ महिलाएं हैं जो अब इस सामान को जो है यहाँ से उठा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्कूटी नज़र आएगी। ये स्कूटी भी जो है मलबे के ढेर में नज़र आ रही है। और अब ऐसी खबरें जिनके वीडियोस चर्चा में हैं, देखिए एक्शन रिप्ले। सर हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ़ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। हवालात के गेट खुले, अंदर से 2 शुहदे निकले। दोनों की बदली चाल बता रही है। हवालात में इनकी हवा एकदम टाइट हो गई है। साहब हमें माफ़ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। ये आसिफ और शोएब है। इनकी चाल ही नहीं बदली, हाथों से लेकर इनकी पूरी बॉडी ही अष्टावक्र जैसी हो गई है। मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सबकी बहनें हमारी बहनें हैं। आसिफ और शोएब ने जिन हाथों से छेड़छाड़ की थी, उन हाथों की हालत बदल गई है। वही हाथ अब माफी मांगने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं। आसिफ और शोएब रहने वाले बदायूं के हैं, लेकिन दोनों ने बरेली के कैंट इलाके में एक लड़की का न सिर्फ पीछा किया, बल्कि लड़के को रोककर छेड़खानी की।
पीड़िता ने जब इसकी शिकायत की तो बरेली पुलिस एक्शन में आ गई। आसिफ और शोएब को पकड़ा गया। घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली गई और हवालात में दोनों शोहदों का फुल इलाज किया गया। अब दोनों पीड़िता से ही नहीं, आधी आबादी से माफी मांगते नजर आए। अस्पताल के अंदर संग्राम छिड़ा है। रेड ड्रेस में मौजूद वार्ड बॉय पर ब्लैक शर्ट पहने शख्स ने अचानक हमला बोल दिया। दनादन लात घूंसे चलने लगे। दोनों योद्धाओं के बीच बमुश्किल पहला राउंड शांत पड़ा, तभी दूसरा राउंड शुरू हो गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसाने लगे। अस्पताल का वार्ड जंग के मैदान में तब्दील हो गया। डॉक्टरों के साथ साथ कई दूसरे लोग भी बीच बचाव में लगे, लेकिन फिर भी दोनों उछल उछल कर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। लोगों के संभाले संभल नहीं रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के मोगा की है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडेंट से वार्ड बॉय रवि की किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद अटेंडेंट ने वार्ड बॉय को टारगेट पर ले लिया। हाथ में पहने कड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वार्ड बॉय का सिर फट गया। अब वार्ड बॉय अपने ही अस्पताल में बेड पर पहुंच गया। सिर पर कई टांके लगे हैं, जबकि मारपीट के बाद डॉक्टर ने मरीज और उसके अटेंडेंट को अस्पताल से रिलीज कर दिया है। मारपीट की शिकायत अभी भी किसी पक्ष ने पुलिस से नहीं की है।